नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और यूट्यूब और सोशल मीडिया आखिर एक नेता का ज़िक्र कर रहा है, कोई एक ऐसा नेता है जो देवेंद्र फडणवीस के राह में रोड़े अड़ा रहा है। और अगर देखा जाए तो यूट्यूब या सोशल मीडिया में बड़े-बड़े यूट्यूबर्स सीधे तौर पर उस नेता का नाम ले रहे हैं। लेकिन कोई खबर पुष्ट नहीं है और हवा-हवाई बातें बेहतर नहीं है। लेकिन ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने से कौन रोक रहा है? और कल आपको पता है कि शपथ ग्रहण समारोह भी है। शाम 5 बजे होगा लेकिन उसके पीछे की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएँ हैं? और अगर इतना बड़ा मैंडेट 132 सीटें बीजेपी जोड़ रही है और तकरीबन 7-8 सीटें एक्स्ट्रा बीजेपी को निर्दलीय भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर शिंदे का बार-बार रूठना अजीत अजीत दादा पवार तो सीधे तौर पर है ही। लेकिन क्या कल कहा जाए कि एक सीएम और दो डिप्टी सीएम जो शपथ ले रहे हैं, उसके पीछे या फिर कौन देवा भाऊ देवा भाऊ को कौन रोक रहा है? विनोद जी, देवा भाऊ को कौन रोक रहा है? देखिए श्रीकांत जी, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला केवल पार्टी से बाहर का है, लेकिन बाद में जिस तरह से उनके नाम को अब तक घोषित करने में हीला-हवाली हो रही थी, जब ये भी डिक्लेयर हो गया कि कल जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ हो सकती है, उसके बावजूद भी इस तरह की बात हुई है, तो उसके बाद ये भी मामला निकल कर के आ गया कि ये अंदर से भी इसमें कुछ पेंच है, कुछ अंदर से भी दिक्कत है। कुछ लोगों को दिक्कत है कि शायद देवेंद्र फडणवीस 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के उप मुख्यमंत्री, साढ़े 12 साल का कार्यकाल किसी नेता को निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा बना देता है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे, अगली जनरेशन में कौन लोग पार्टी को चलाएँगे, कौन लोग पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन कौन लोग पार्टी में डिसीजन मेकिंग में होंगे, ये धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है। और वो स्पष्ट इस तौर पर भी होती जा रही है कि अब उन लोगों ने अपने-अपने जगहों पर असर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मोटे तौर पर आप देखें, तो जो 4 बड़े नेता भारत के 4 कोने पर स्थापित हो करने लगे हैं अपने आप को। अब उनमें से कौन स्वीकार्य होगा या एक के बाद एक का नंबर आएगा अ, बड़े पद के लिए, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं उन चारों के नाम आपको बता दे रहा हूँ और आपके चैनल पर पहली बार ये शायद किसी ने इस तरह की बात की होगी। उत्तर में अगर कोई नेता बड़ा अब एकमात्र है, स्वीकार्य है, जिसको सब स्वीकार कर रहे हैं, तो वो है योगी आदित्यनाथ। पूरब में अगर कोई बड़ा स्वीकार्य नेता है, बावजूद इसके कि बिहार को पूरब में भी मान लिया जाए, तो वहाँ पर हिमंत बिस्व शर्मा है, जिसने पूरा नॉर्थ ईस्ट को अपने उसमें कर के रखा है। वो झारखंड में भी जाता है, वो पश्चिम बंगाल की भी लड़ाई लड़ता है और वो बिहार में भी कहीं-कहीं पहुँचता हुआ दिखता है। तो ये पूरब का नेता हो गया। दक्षिण में अन्नामलाई अनचैलेंज्ड है। वो बड़ा नेता है और धीरे-धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है और अगर तमिलनाडु में ही वो कुछ कारनामा कर गया, तो वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब आते हैं उस नेता की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस की। अब देवेंद्र फडणवीस अपने स्तर पर पश्चिम भारत का बड़ा और स्थापित नेता है, जिसने अपने आप को साबित किया है। 2 नेताओं की क्षमता पर आप अभी अ, नहीं शंका कर सकते, कह लीजिए 3 झारखंड को अगर डिस्काउंट कर दें, इसलिए कि तीनों नेताओं में एक-एक हार लिख गई है। जैसे 2024 के लोकसभा का जिम्मा हार का
ठीकरा योगी आदित्यनाथ के पास है, वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की हार के लिए देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है। अब झारखंड की हार के लिए हेमंत बिस्व शर्मा को माना जाता है। तीनों नेताओं के जिम्मे एक-एक हार है। और उस दृष्टि से अगर देखें तो तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने में सफलता मिली है, उसमें अन्नामलाई के भूमिका को आप नहीं नकार सकते। तो अब पश्चिम पर ही रहते हैं, तो पश्चिम में बड़ा नेता है जिसने 3 लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें दिलाई। पहली बार 122, दूसरी बार 105, तीसरी बार 132। ये अपने आप में कोई आसान काम नहीं है। अध्यक्ष रहते हुए जिताई, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दोबारा जिताया। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, उन्होंने गड़बड़ किया, अलायंस को मिला था। तो उस दृष्टि से वो एकमात्र स्वीकार्य नेता हैं, तो उनके नाम पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है श्रीकांत जी, हाइंडसाइट। अगर आप हाइंडसाइट देखिएगा, मतलब आप पीछे मुड़ के अगर आप देखते हैं, जिसका मतलब होता है, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तर्क चाहे जो भी दिए जाएं कि मराठा वोट को एकजुट करना था, मराठा वोट को नाराजगी से दूर करना था, लेकिन जो मुहिम थी वो शायद देवेंद्र फडणवीस को रोकने की थी और देवेंद्र फडणवीस को के पर कतरने की थी, जिसके कारण उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब शायद वैसी स्थिति नहीं है। उसका कारण ये है कि संघ बहुत तेजी से अपने आप को असर्ट कर रहा है और आज के समय में फिर आपके दर्शकों को मैं एक बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं। आज के समय में नागपुर के अगर कोई 2 बड़े नेता जो माने जाते हैं, जिनका संघ से नजदीकी है, उसमें अगर ऊपर नीचे की दृष्टि से देखिएगा तो देवेंद्र फडणवीस शायद ज्यादा प्रिय हैं कंपैरेटिवली नितिन गडकरी के। नितिन गडकरी के समय में लगातार भाजपा चुनाव हारी है, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिलीवर किया है और देवेंद्र फडणवीस की स्वीकारोक्ति ज्यादा है। लेकिन अभी की परिस्थितियों में जिस तरह से उनको रोका गया है, रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, वो थोड़ा कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को दुखी करने वाला है। लेकिन मेरी जो अपनी जानकारी है श्रीकांत जी, मैं जो महसूस कर पा रहा हूं कि जो भी लोग इस मुगालते में हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद से रोक देंगे तो उनको हमेशा के लिए रोक देंगे, उनको इस मुगालते से बाहर निकलना चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूं। उसका कारण ये है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बीजेपी का चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो महासचिव हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इस देश का गृह मंत्री हो, चाहे वो इस देश का रक्षा मंत्री हो, चाहे वो इस देश का वित्त मंत्री हो, चाहे वो इस देश का कोई और बड़ा मुख्यमंत्री हो, वो सब अल्टीमेटली पार्टी अध्यक्ष को ही अपना मुखिया मानते हैं। वो जैसे सिंबॉलिक होता है ना, तो उस दृष्टि से जो फडणवीस है उनका नहीं नहीं, कद। तो विनोद जी, इशारों इशारों में आप कह रहे हैं कि क्या फडणवीस का देवा भाव का पत्ता कट रहा है? इसका हम्म। ये मतलब है ना, आप नहीं। अगर घुमा के बात कह रहे हैं तो क्या दिल्ली कैंची चलाएगा? क्योंकि देखिए, दिल्ली कठपुतली मुख्यमंत्री हर एक राज्य में चुनता है। पहले बार का जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बना देता है, दूसरे बार का जीता हुआ विधायक मुख्यमंत्री बना देता है। और बड़े कद, शिवराज सिंह चौहान से तो बड़ा कद नहीं रहा ना देवेंद्र फडणवीस का। वो व्यक्ति जो 18 साल जिसने सत्ता चलाई और दिल्ली के भी प्रिय रहे, नागपुर के भी प्रिय रहे और पुराने गैंग के मेंबर भी थे, उनको किस तरीके से राजनीतिक हाशिए पे डाल दिया है। लेकिन मैं
क्या आपको लगता है कि आप तो देवा भाव को कह रहे हैं कि साहब देवा भाव जो है वो मुख्यमंत्री ना बन के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और बहरहाल इन सब सारी चीजों को भी छोड़ दिया जाए, तो शिंदे बार बार नाराज हो रहे हैं, रूठ रहे हैं, मनाया जा रहा है, तबियत खराब हो रही है, गांव चले जा रहे हैं, फिर वर्षा आ जा रहे हैं, फिर वो बांद्रा चले जा रहे हैं, फिर वो वापस मुंबई आ जा रहे हैं, कभी मीटिंग होती है, कभी मीटिंग नहीं होती है। श्रीकांत शिंदे जो मैसेज करते हैं कि हम डिप्टी सीएम चाहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो ये गफलत क्या है? ये आप दर्शाना क्या चाहते हैं? पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि मैं ये कह भी नहीं कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो शायद उनके पास उससे बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनके पर कतर दिए जाएँगे मुख्यमंत्री ना बना करके, वो शायद उनको बड़ा कैनवस दे देंगे काम करने के लिए। तो एक तो ये मैं साफ कर दूँ। दूसरा ये कि भाई राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में है, चाहे वो शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, तो वो कोशिश तो यही करेंगे ना कि उनको जो मैक्सिमम गेन पॉसिबल हो। जब आप बात कीजिएगा कि आपको अ, बड़ी चीज चाहिए, तब तो आप किसी बीच के रास्ते पर समझौते पर पहुंचिएगा ना। जब आप पहले ही समझ छोड़ दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका प्रश्न रहता है। और वो सीजन पॉलिटिशियन है, लंबे समय से पॉलिटिक्स किया है, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है, तो उसको पॉलिटिक्स की समझ तो है। इसलिए उसने बार्गेन ही दूर से शुरू की, बड़े उससे शुरू की, जिससे कुछ बेहतर मिले। और अगर इस सौदेबाजी में उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, तो आप सोचिए कितनी सुरक्षित सरकार होगी 5 साल के लिए आराम से। जिस तरह की ब्रूट मेजॉरिटी है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो एक तो ये मसला है, और उस मसले में ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है, शायद वो सच में बीमार हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सब कह करके कई कई बार आपकी पार्टी के अंदर के लोग ही बाहर के बहुत सारे चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन अ, भाई अब शिंदे साहब जो हैं, वो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के साथ संपर्क में होंगे। अब उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तीनों नेताओं को पिछले दिनों गृह मंत्री ने बुलाया था, तो एक साथ बैठक होने से पहले एकनाथ शिंदे को आधा घंटा अलग से टाइम क्यों दिया गया? जब इस बात पर ही, और उसके बाद भी समझौता नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाए, मंत्रालय को लेकर के घोषणा हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। अ, लेकिन इन सब के बावजूद जी, आप कुछ और प्रश्न करना चाह रहे हैं? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नहीं, बिल्कुल हाँ। बहुत सारी चीजों को तो राज रहता है। लेकिन हम आप तो इतनी चर्चा कर ही सकते हैं। अब मेरे पास ये जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सूचनाएं सबको रहती हैं। तो बाकी लोग अब तो नाम ले रहे हैं, मैंने देखा है इस वक्त सोशल मीडिया पे सारे वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स जो हैं, वो नाम लेकर बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा हम्म। कह रहा हूँ, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सब सब यही बात कहते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल में 2 बड़े नेताओं की बात होती है, और अभी जो सबसे प्रचलित भारतीय जनता पार्टी में राइवलरी है, वो राइवलरी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है, अमित शाह और देवा देवेंद्र बाबू की। फडणवीस की है। तो हाँ। देवेंद्र फडणवीस पहले भी दोनों एक बार दोनों में कुछ इश्यूज को लेकर के डिफरेंसेस रह चुके हैं, जिसमें इस बात ये भी था कि उन्होंने सरकार बना ली थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसमें एक दिन की सरकार बनी थी और सरकार गिर गई थी। एक वो, दूसरा अ, एक आध और मसला जो ठीक। जिन पर दोनों में डिफरेंसेस थे। तो ये इसमें नाम लेने में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये
कि ना इस पे कोई क्लैरिफिकेशन देगा, ना इस पे कोई बात आएगी। ये डिफरेंसेस हैं और किसी भी परिवार में डिफरेंसेस होते हैं तो इतनी बड़ी बात है। लेकिन मैं जो असली बात कह रहा हूँ कि इस बार शायद देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में अड़ंगा लगाना या रोड़ा लगाना अ, ना विपक्ष के उसमें है, ना शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष या बाकी और लोग चाहेंगे भी, इसलिए कि हुँ। अभी आगे और बहुत सारा हुआ है। तो इसलिए वैसी ही स्थिति मुझे लग रही है और वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। जी। चलिए मतलब कंटक उनका मार्ग कंटक हो रहा है और आप विनोद जी ने अंदर की जानकारी दी और समय निकाला इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन कौन है देवेंद्र फडणवीस के राह का रोड़ा? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके अनुसार। हमारे अनुसार क्या है ये आपको पता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए विनोद जी आपका और दर्शकों का बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत।